नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन भोपाल में। हम गाइस देखते हैं डिफरेंट सर्जिकल पोजीशन फॉर द ऑपरेशन, जो कि हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने जो ऑपरेशन में जो पोजीशंस होती है वो हमने 7 पोजीशन तक हम पढ़ लिए थे। आज हम शुरुआत करते हैं 8वें से, और 12 पोजीशन होती है। ऐसे तो 14-15 पोजीशन होती है, लेकिन वो सब एक दूसरे से वो सेम होती है, और मेन जो होती है पोजीशन वो 12 पोजीशन होती है, डिफरेंट सर्जिकल पोजीशन फॉर द ऑपरेशन। ठीक है गाइस, हम शुरुआत करते हैं हमारे 8वें नंबर से। 7 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आप चाहो तो पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, तो शुरुआत से आपका नोट्स बन जाएगा, है ना। 8वें नंबर की हमारी पोजीशन है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। मस्टर्डेक्टोमी पोजीशन, या फिर इसको हम ब्रेस्ट एक्जिला पोजीशन भी कहते हैं। फिर नी एल्बो पोजीशन हो गई, लिथोटोमी पोजीशन हो गई, है ना। पोजीशन फॉर हिप एंड फीमर ऑपरेशन के लिए हो गई, और सिटिंग पोजीशन हो गई, है ना। सिटिंग पोजीशन या फिर सिटिंग क्रेनियल पोजीशन, तो ये हमारी हो गई टोटल 12 पोजीशन। तो हम 8 से शुरुआत करते हैं, है ना। तो मस्टर्डेक्टोमी पोजीशन क्या होती है कि मस्टर्डेक्टोमी पोजीशन में जो क्या है कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है। सुपाइन पोजीशन का ही एक परिवर्तित रूप है मस्टर्डेक्टोमी, या जिसको हम एक्जिला पोजीशन कहते हैं। मस्टर्डेक्टोमी का क्या मतलब होता है? मस्टर्डेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, है ना। जो ब्रेस्ट होता है वो उसको रिमूव किया जाता है, जिसको मस्टर्डेक्टोमी कहते हैं, है ना। तो इसमें मस्टर्डेक्टोमी पोजीशन हमारी सुपाइन पोजीशन का ही एक परिवर्तित रूप होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा हाथ होता है उसको 90 डिग्री पर, या फिर हम सीधा आर्मरेस्ट लगाकर उसको हाथ को हम सीधा रखते हैं। पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में रहता है, और हाथ हम 90 डिग्री पर भी रख सकते हैं आर्मरेस्ट लगाकर, या फिर हम सीधा भी रखते हैं उसको आर्मरेस्ट पे, और आर्मरेस्ट पर हैंड को स्ट्रिपिंग किया जाता है, हाथ को बांध दिया जाता है, और पेशेंट हमारा सीधी पोजीशन में रहता है। जो पेशेंट का बैक होता है वो मेट्रेस के संपर्क में रहता है, जो सुपाइन पोजीशन हमने देखा था, है ना। तो ये हो गई हमारी मस्टर्डेक्टोमी पोजीशन, जिसको ब्रेस्ट या एक्जिला पोजीशन भी हम कहते हैं। कौन से ऑपरेशन में इसका इंडिकेशन क्या है? अभी हमने बताया कि रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो गया, ब्रेस्ट को रिमूव करना है मस्टर्डेक्टोमी। और एक्जिला का ऑपरेशन हो गया, है ना। एक्जिला में कोई गांठ वाट हो जाती है, या फिर कोई वो हो जाती है, आईएनटी करना पड़ती है ना। तो उसको हम मस्टर्डेक्टोमी पोजीशन कहते हैं। इसका प्रेशर पॉइंट क्या है? वही सुपाइन पोजीशन में जो आएगा कि जो हमारे नी के नीचे हमको कॉटन लगाना है, कॉटन पैड लगाना है, या फिर हम उसको जो हमारी हिल्स होती है उसमें भी हमें प्रोटेक्शन देना होता है। तो ये हो गई हमारी मस्टर्डेक्टोमी पोजीशन। फिर हम दूसरी देखते हैं नी एल्बो पोजीशन। ठीक है, नी एल्बो पोजीशन क्या होती है? नी एल्बो पोजीशन प्राउन पोजीशन का परिवर्तित रूप होता है, लेकिन नी एल्बो पोजीशन में आपको बता दूं कि न्यूरो सर्जरी में इस पोजीशन का यूज होता है। ये होती है हमारी प्राउन पोजीशन होती है, जो कि हम न्यूरो सर्जरी में स्पाइन सर्जरी के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं, है ना। यहाँ लिखा है नी एल्बो पोजीशन, नी एल्बो पोजीशन। तो इसका हम न्यूरो सर्जरी में यूज करते हैं, खास करके जो जब लेमिनेक्टोमी हो गई, या फिर इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क जो होती है, उसमें हम इस पोजीशन को लेते हैं। नी एल्बो पोजीशन पेशेंट को हम देते हैं। तो क्या होती है यह नी एल्बो पोजीशन की? पेशेंट प्रोन पोजीशन में रहता है, लेकिन जो पेशेंट की हिप होती है, जो चेस्ट होता है, तो एक तो चेस्ट के नीचे एक गद्दा लगाया जाता है, या फिर मॉडिफाई बना हुआ भी आता है। तो एक चेस्ट के नीचे हम एक गद्दा लगाते हैं, और एक नी के अपने जो हिप के नीचे गद्दा लगाते हैं। पेशेंट हमारा प्रोन पोजीशन में रहता है, और ये जो दोनों गद्दे लगे रहते हैं, इसी के ऊपर पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाया जाता है। और जो हमारी चेस्ट वाल हो गई, हमारे एब्डोमेन हो गया, वो हमारी ओटी मैट्रेस जो होता है गद्दा, उसके संपर्क में हमारा रहता है ना। हमारी जो चेस्ट हो गई या एब्डोमेन वॉल हो गई सामने की, तो वो हमारी जो हम गद्दा रखेंगे, या फिर जो हमारा ओटी का मैट्रेस होता है उसके संपर्क में रहती है। और जो एक पिलो है वो पेशेंट की पैरों के नीचे भी हम लगाते हैं, ताकि प्रेशर पॉइंट ना बने, है ना। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? नी एल्बो पोजीशन। तो एक गद्दा जो हिप को हम उठा के रखते हैं, है ना, और थोड़ा सा पेशेंट का हेड डाउन करते हैं, और जो पेशेंट का लोअर एंड रहता है जो ओटी टेबल का, या फिर जो हमारे हिप पे जो हमारा गद्दा लगाया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो गद्दा लगाते हैं हम, जो हम पिलो लगाते हैं पेशेंट को हिप को ऊंचा करने के लिए, वो पेशेंट जो ओटी टेबल का जो लास्ट वाला भाग रहता है, उसके जस्ट पहले जो मिडिल पार्ट रहता है, उस मिडिल पार्ट पर हम उस गद्दे को रखते हैं, और जो फुट एंड रहता है टेबल का, उसको या तो हम हटा देते हैं, या फिर हम उसको पूरा डाउन कर देते हैं, है ना। या उसको हम हटा देते हैं, या फिर हम उस टेबल का जो लोअर एंड होता है, जो फुट एंड होता है, उसको हम पूरा सा
डाउन कर देते हैं, हेड डाउन रहता है ना। इसके बाद में इधर फुट डाउन हो गया, है ना। तो फुट डाउन हो गया, जो पेशेंट ओटी टेबल का जो हमारा फुट एंड रहता है उसको या तो हम पूरा सा हटा देते हैं अटैचमेंट को, या फिर हम उसको नीचे पूरा सा झुका लेते हैं, है ना। और पेशेंट के जो पैरों को स्टूल लगाकर उसमें गद्दे के ऊपर हम उसको पेशेंट को लिटाते हैं, है ना। तो अब इसका इंडिकेशन देखते हैं। वही इंडिकेशन हमने बताया कि जो न्यूरो सर्जरी में जो स्पाइन सर्जरी होती है, जो लेमिनेक्टोमी होती है, या फिर इंटरवर्टिबल डिस्क हो गया, या फिर स्पाइन फ्रैक्चर में जो पेडिकल स्क्रू करते हैं, तो ये प्रोन पोजीशन का ही परिवर्तित रूप होता है, जिसको कि हम नी एल्बो पोजीशन कहते हैं। इसका प्रेशर पॉइंट भी हमने देख लिया कि जो पेशेंट के दोनों हाथ है उसको सामने की तरफ रखा जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो पेशेंट के जो हाथ होते हैं, जो पेशेंट की एक जिला होती है, जो चेस्ट होता है, यहाँ पर हमको प्रोटेक्शन देना है ताकि जो एक्सियल नर्व है, ये जो क्या है प्रेशर पॉइंट ना है पेशेंट को। इसके बाद में पेशेंट के नी के नीचे भी कॉटन लगाया जाता है, कॉटन पैड लगाया जाता है। इसके बाद में पेशेंट की जो फुट एंड है उसको भी हमें प्रोटेक्शन देना है ताकि कोई कॉम्प्रेशन ना हो, कोई स्ट्रेच ना हो, ठीक है। तो ये उसके प्रेशर पॉइंट हो गए, है ना। अब अगली पोजीशन हम देखते हैं, 10वें नंबर की जो पोजीशन है लिथोटॉमिक पोजीशन, है ना। लिथोटॉमिक पोजीशन क्या होती है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। लिथोटॉमिक पोजीशन क्या होती है कि पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में ही रहता है। लिथोटॉमिक पोजीशन में जो पेशेंट होता है हमारा सुपाइन पोजीशन में रहता है, लेकिन जो उसके जो नी होते हैं और जो बैक होती है, उसको नी और बैक को हम थोड़ा सा पेशेंट को, फुल पेशेंट को नीचे कर लेते हैं। जो क्योंकि जो हमने बताया था कि ओटी टेबल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड हो गया, फिर जो हमारे टेबल का जो नी पोजीशन वाला जो एंड होता है, जो टेबल का जो मेन जो बीच वाला जो भाग रहता है, इसके बाद में हम देखते हैं कि फुट एंड रहता है। तो पेशेंट को थोड़ा सा सुपाइन पोजीशन में ही रहता है, पेशेंट थोड़ा सा पेशेंट को नीचे लेके, इसके बाद में पेशेंट को क्या उसके नी को और उसकी जो हिप होती है उसको हम क्या करते हैं कि उठाकर पेशेंट को उसके जो नी होते हैं, जो हमारी ओटी टेबल के जो नी स्ट्रिप होती है, जो लिथोटॉमिक स्ट्रिप होती है, जो कि मेटल के बने होते हैं, स्टैंड होते हैं मेटल के, जो ओटी टेबल में कनेक्टर के द्वारा फिक्स हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि क्या होती है लिथोटॉमिक पोजीशन। तो उसमें क्या करते हैं हम कि पेशेंट की हिप को और नी को मोड़ के उसके पैर को उठा के, जो हमारी लिथोटॉमी की जो स्ट्रिप होती है, जो कि टेबल का ही पार्ट्स होते हैं, वो जो स्टैंड होते हैं कह लो उसको, या स्ट्रिप कह लो, जो कि मेटल की बनी रहती है, उसी के ऊपर पेशेंट के पैरों को रखा जाता है, घुटनों को मोड़ के, दोनों पैरों को इस तरीके से घुटनों पे मोड़ के रखा जाता है, ठीक है। और फिर अच्छे से स्ट्रिप करके बांध दिया जाता है कि ताकि वो गिर नहीं जाए, है ना। तो उसको दोनों पैरों को बांधने के बाद में अब क्या करते हैं कि जो टेबल का फुट एंड है, उस फुट एंड को पूरा नीचे झुका दिया जाता है ना। जो टेबल का फुट एंड है उसको पूरा झुका दिया जाता है। अब जो पेशेंट की हिप होती है उसके नीचे एक गद्दा लगाया जाता है, और पेशेंट की हिप को जो टेबल की जो एज है, जहां से हमने फुट एंड डाउन किया है, उस टेबल की एज तक पेशेंट के बटक को हम ले आते हैं, उसकी हिप को, है ना। टेबल की एज तक पेशेंट के हम बटक को ले आते हैं, और बटक के नीचे एक पिलो हम लगा देते हैं। ये होती है हमारी लिथोटॉमी पोजीशन। और जो पेशेंट के हैंड होते हैं, उस पेशेंट को पूरा नीचे ले लाया जाता है, जो कि टेबल टॉप की बॉर्डर रहती है, टेबल टॉप की जो टेबल की जो बाउंड्री रहती है, उस बाउंड्री तक पेशेंट को खींच लेते हैं, और उस पेशेंट का जो बटक होता है वो हमारी टेबल टॉप से लगा हुआ रहता है। ये हो गई हमारी लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है गाइस। तो लिथोटॉमिक पोजीशन अभी देखा हमने। अब इसके प्रेशर पॉइंट इंडिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन में हम इसको यूज करते हैं लिथोटॉमिक पोजीशन को। तो लिथोटॉमिक पोजीशन में एक तो हमारी हो गई एनल प्रोसीजर। जो भी हमारी एनल प्रोसीजर होती है वो लिथोटॉमिक पोजीशन में होती है। इसके बाद में पेरिनियल प्रोसीजर हो गई, है ना। इसके बाद में हमारी वेजाइनल प्रोसीजर हो गई। जो भी वेजाइनल प्रोसीजर होती है वो हमारी इसी पोजीशन में होती है, पेरिनियल, वेजाइनल, है ना। तो ये सारी पोजीशन में हम लिथोटॉमिक पोजीशन का यूज करते हैं। और खास बात यह है कि इस पोजीशन में जो हमारे पेशेंट के जो हाथ रहते हैं वो हमारे टेबल टॉप, जो टेबल होती है उसका जो हैंड रेस्ट होता है उसी पर हमारा हाथ होना चाहिए। कभी भी हमारा चेस्ट वाल या फिर एब्डोमेन पर पेशेंट का हाथ नहीं होना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद में जो प्रेशर पॉइंट है हमारा, तो जो पेशेंट की बटक होती है उसके नीचे भी एक पिलो लगाया जाता है, ताकि पेशेंट को कोई चोट ना लगे, है ना, कोई स्ट्रेच ना आए। इसके बाद में जो पेशेंट को हमने जो नी को फ्लेक्स किया था उसको भी हम सावधानी से देखते हैं, उसमें कि किसी तरीके का कोई खिंचाव ना आए, कोई स्ट्रेच ना हो, है ना। और उसको हम जहाँ पर हमने जो स्ट्रिप पे पैर को रखा हुआ था
आवश्यकता अनुसार हम वहाँ पर कॉटन पैड का यूज करते हैं। इसके बाद में जो हमारा जो इनर थाई होती है उसको भी हमें ध्यान से रखना है कि ताकि पेशेंट को कोई चोट ना हो, कोई नुकसान ना हो, है ना। तो ये हो गई हमारी लिथोटॉमी पोजीशन। अब आगे की पोजीशन हमारी है पोजीशन फॉर हिप एंड फीमर ऑपरेशन, है ना। ये ऑर्थोपेडिक पोजीशन होती है, पोजीशन फॉर हिप एंड फीमर ऑपरेशन, है ना। तो जो हमारी ऑर्थोपेडिक टेबल का हम इस पोजीशन में ऑर्थोपेडिक टेबल का यूज करते हैं, है ना। ऑर्थोपेडिक टेबल क्या होती है कि वो ट्रांसपेरेंट होती है, जो कि हम सियाम के लिए हमारे कैपेबल होती है। हम किसी भी एंगल से या एपी लेटरल एपी में भी हम उसको देख सकते हैं, पारदर्शी होती है। तो पेशेंट का जो हमारा फ्रैक्चर होता है या फिर जो हमारा जो प्रभावित भाग होता है उसका एक्सरे करने के लिए हम ऑर्थोपेडिक टेबल का यूज करते हैं। और पेशेंट जो हमारा है इस पोजीशन में, पोजीशन फॉर हिप एंड फीमर ऑपरेशन, इस पोजीशन में भी पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में ही रहेगा या फिर हम कभी कभी लेटरल पोजीशन भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिया, सुपाइन पोजीशन में लेने के बाद में इसमें ऑर्थोपेडिक टेबल का एक टेबल अटैचमेंट आता है, हम उसका यूज करते हैं। अटैचमेंट को हम अटैच करते हैं और टेबल का जो फुट एंड रहता है उसमें इसमें भी हम टेबल के फुट एंड को रिमूव कर देते हैं और उसको अलग हम रख देते हैं, ठीक है। फिर सावधानी से पेशेंट को धीरे से नीचे लेते हैं और जो टेबल का जो ऑर्थोपेडिक टेबल का जो अटैचमेंट होता है उसमें हम पेशेंट के फुट को धीरे से फिट करते हैं। उसके जो फुट होता है उसको हम अच्छे से स्ट्रिप करते हैं, दोनों फुट को, है ना। दोनों फुट को स्ट्रिप करने के बाद में जो पेशेंट का पेरिनियल एरिया है, जो जेनिटल ऑर्गन्स होता है, उसको भी हम एक टेबल का जो सप्लीमेंट्री जो अटैचमेंट होता है उसी के जरिए हम उसको फिट करते हैं कि लेफ्ट है कि राइट है ना। तो इस तरीके से हम पेशेंट की पोजीशन को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें करना पड़ता है, क्योंकि हम फुट एंड को हटा देते हैं और हम दूसरा अटैचमेंट जो हम टेबल का ऑर्थोपेडिक टेबल का जो अटैचमेंट होता है जो कि हमारा फुट रेस्ट होता है, फुट एंड हम उसको कहते हैं, तो उसके सावधानी से हमें रखना पड़ता है। तो ये हो गई हमारी पोजीशन फॉर हिप एंड फीमर ऑपरेशन, है ना। अब इसका इंडिकेशन क्या देखेंगे, दो चीजें तो इसी में आ गई हमारी, हिप एंड फीमर ऑपरेशन, है ना। जो इंटरलॉक फीमर नेलिंग होती है, जो फीमर हेड का ऑपरेशन हो गया, इंटरलॉक फीमर नेलिंग हो गई, तो हम इसमें इस ऑपरेशन का हम इस पोजीशन का यूज करते हैं ऑर्थोपेडिक में, ठीक है। अब इसमें प्रेशर पॉइंट जो है वो हमारा पेरिनियल एरिया को देखना है, क्योंकि जो हम सप्लीमेंट्री अटैचमेंट लगाते हैं उसमें हमें सॉफ्टरोल लगाना चाहिए, कॉटन का यूज करना चाहिए, कॉटन पैड यूज करना चाहिए, ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेच ना हो, कोई नर्व कंप्रेशन ना हो, है ना। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में जब हम ऑर्थोपेडिक टेबल को फिट करते हैं तो कहीं उसका कनेक्शन ढीला ना हो, नहीं तो ऑपरेशन के दौरान वो कभी कभी लूज हो जाता है ना। और फुट जो होते हैं पेशेंट के, दोनों फुट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, दोनों फुट को हम अच्छे से स्ट्रिप करके बांधते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑर्थोपेडिक की फीमर एंड हिप पोजीशन, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सिटिंग पोजीशन और सिटिंग क्रेनियल पोजीशन, है ना। सिटिंग पोजीशन ये न्यूरो सर्जरी में यूज होती है, या सिटिंग क्रेनियल, क्रेनियल से ही हम समझ रहे हैं कि ये क्रेनियम की होगी सर्जरी या क्रेनियम की पोजीशन है ये। तो सिटिंग पोजीशन में जो क्या है कि जो हमारी ओटी टेबल होती है, जो ऑपरेशन टेबल होती है, उस टेबल को हमने देखा था, चाहे जैसा हम मूवमेंट करके उसको बना सकते हैं। तो हम एक चेयर जैसी इसको उसको फ्लेक्स करते हैं, है ना। जैसे चेयर पे पेशेंट को बिठाया जाता है तो हम चेयर जैसे पेशेंट को फ्लेक्स करते हैं। वो टेबल का जो हमारा जो पीछे का बैकवर्ड रहता है, जो टेबल का जो हमारा हेडअप रहता है टेबल का, उसको हेडअप को हम डाउन करते हैं, है ना। और थोड़ा सा उठाते उठाते जाते हैं, लेकिन इतना नहीं उठाते, थोड़ा सा 45 एंगल से हम उसको डाउन करते हैं। पैरों को भी 45 एंगल से हम उसको अप करेंगे और इधर से 45 से हेड को भी अप करेंगे, है ना। और उसको हम एक चेयर जैसे पोजीशन में हम पेशेंट को बिठाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं हम सिटिंग पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद में हम इसके वो देखते हैं इंडिकेशन। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि न्यूरो सर्जरी में जो क्रेनियल ऑपरेशन होते हैं, जो पोस्टीरियर फोसा हो गए या जो पोस्टीरियर ऑपरेशन होते हैं, फिर जो हाई सर्वाइकल का जो ऑपरेशन होता है उसमें भी हम सिटिंग पोजीशन का यूज करते हैं, है ना। और फिर जो भी न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसीजर होती है हमारी सर्वाइकल की या फिर ब्रेन की, वो हम सिटिंग पोजीशन में हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में हम इसके प्रेशर पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रेशर पॉइंट में क्या है कि पेशेंट की जो हम नेक को एक्सटेंड करते हैं ना, फ्लेक्स करते हैं पेशेंट की नेक को, तो पेशेंट की नेक को जब हम फ्लेक्स करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रेशर पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है। पेशेंट के जो शोल्डर होते हैं उसका भी हम ध्यान रखते हैं। फिर जो आर्म होती है वहाँ पर भी हम आर्म रेस्ट का यूज करते हैं, या फिर आर्म रेस्ट के ऊपर फिर हम कॉटन
और तो उसमें सॉफ्टरोल का यूज करते हैं ताकि कोई स्ट्रेस ना आए, कोई नर्व कंप्रेशन ना हो। इसके बाद में पेशेंट का जो जो बटक होता है उसके नीचे भी हम पिलो रखते हैं। बटक और बैक के नीचे भी एक पतला पिलो लगाया जाता है ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई नर्व कंप्रेशन ना हो। ठीक है गाइस, तो ये हो गई हमारी 12 पोजीशन हो गई। तो 12 पोजीशन हो गई, तो प्लीज आप नोट्स बनाए, क्योंकि अभी एमपी पैरामेडिकल का जो रिजल्ट आया है उसमें ओटी टेक्नीशियन के बच्चे 30% बच्चे फेल हो गए हैं थ्योरी में, है ना। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि प्लीज आप नोट्स बनाए, है ना। वीडियो बार बार देखने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार नोट्स बना ले और उसको रिवाइज करते जाए, वीडियो भी देखें, लेकिन नोट्स बनाना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक कोई भी चीज हमें याद नहीं होगी, और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।